बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन उतनी बड़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन में नहीं हैं। मैं कुछ चीज़ों को रिव्यू करूँगा, कुछ थोड़ा सा मेरा एनालिसिस है एक दो चीज़ों पे, वो भी आपके सामने रखूँगा। एक दो ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस हुकूमत ने नादरीन वो तबाही फैलाई है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो एहतजाज नहीं कर रहा। सियासतदान एहतजाज कर रहे हैं, आम लोग एहतजाज कर रहे हैं, हत्ता के वकला एहतजाज कर रहे हैं, सहाफ़ी अलग एहतजाज कर रहे हैं। अदलिया को तबाह कर दिया, वकील एहतजाज कर रहे हैं। जो मीडिया को तबाह कर दिया, जो इस वक्त काला कानून लाए हैं, उसके ऊपर मीडिया एहतजाज कर रहा है। ताजिर एहतजाज कर रहे हैं, नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, किसान एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर एहतजाज कर रहे हैं। दिहाड़ीदार तबका जो है उसका नुकसान हो रहा है। किसी की रेडी तोड़ देते हैं, किसी का छोटा मोटा वो बेचारे ने बनाई होती है दुकान, वो तोड़ देते हैं। अच्छा, आप ये तजावज़ात के नाम के ऊपर ये एक्शन होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, लेकिन जो हुकूमत होती है ना, उसका काम होता है लोगों की फलाह। आप ये एक्शन लें, लेकिन साथ साथ लोगों के मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त भी करें। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। लोग फट पड़ते हैं, लोग जब उनके सामने माइक या कैमरा जाता है तो वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल इस हुकूमत ने बहुत मायूसी फैलाई है और बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं दुनिया भर में। जहाँ पे इनकलाब आते हैं ना नादरीन, वो कोई महंगाई की वजह से नहीं आते, या कोई बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं आते, या कोई इस तरह के मामला जो है उनसे दुनिया के अंदर इनकलाब नहीं आते, या बड़ी तहरीकें खड़ी नहीं होती। ये तहरीकें जो बड़ी होती हैं, ये खड़ी होती हैं उस वक्त जब इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं, जब लोगों से उनकी आज़ादियाँ छीनी जाती हैं, जब लोगों को और इदारों को या सिस्टम को यरगमाल बनाया जाता है चंद हाथों के अंदर। जब पुतली तमाशा शुरू होता है तो उस वक्त दुनिया में इनकलाब आते हैं, बड़े एहतजाज होते हैं, बड़ी तहरीकें चलती हैं। तो पाकिस्तान में ये लवाजमात तकरीबन पूरे हैं, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एफर्ट होती ज़रूर है। एक पॉलिटिकल पार्टी की कॉल के ऊपर पूरी रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करती है उन्हें कुचलने के लिए, और दूसरी तरफ लोग उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन जो वकला को करना था, जो मीडिया को करना था, जो सिविल सोसाइटी को करना था, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोल प्ले करना था, किसी ने नहीं किया बदकिस्मती से। हत्ता कि जजेस भी कंप्रोमाइज़ रहे। हम ये देखते रहे, कंप्रोमाइज़ क्या रहे, पार्टी बने रहे। कादी फायद ईसा ने क्या किया? अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, क्या वो खामोशी के साथ नहीं देख रहे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब क्या हुआ मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज़, बड़ी चीज़ अचीव हुई है, इसके बारे में आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिसाल दूंगा। और वो मुझे मिसाल एक किसी के एक जुमले से याद आ गई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ना छुप कर अपना काम करती थी दीवार के पीछे से। और आपने पुतली तमाशा देखा होगा कि वो सामने पुतलियां नाच रही होती थी और पीछे उंगलियों के ऊपर दस्ताने पहने हुए हाथ होते थे और वो डोरियों को हिला रहे होते थे। ये पुतली तमाशा ऐसे ही होता था। तो पहले एस्टेब्लिशमेंट ऐसे काम करती थी, अपने आप को दीवार के पीछे रखती थी, पर्दे के पीछे रखती थी और वहां से पुतलियों को हिलाती थी। नॉर्मली ऐसा ही होता था। कभी कभी पुतलियां खुद काम करती थी, कभी एस्टेब्लिशमेंट उनसे काम लेती थी। ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट रेलिवेंट रहती थी पूरे तमाशे में। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपने आप को पाकिस्तान में छुपा कर रखा है। इमरान खान वो आदमी है जिसकी वजह से दूसरी तीसरी मरतबा, ये डिक्टेटर्स के दौर आप निकाल दें, डिक्टेटर के दौर में तो नंगी होकर एस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाती है ना। जैसे ज़ियाउल्लाह आ गया कपड़े उतार के, जैसे परवेज़ मुशर्रफ आ गया, जैसे अयूब खान और जनरल याया आ गया। ये लोग तो कपड़े उतार के सामने आ जाते हैं कि जनाब अब हम नंगे हैं, हम डिक्टेटर हैं, देखो जो करना करो। लेकिन यहाँ पे जो जमहूरी एतवार हैं उनके अंदर बहुत मुश्किल और कम होता है ऐसा जो इमरान खान ने किया है। मैं आपको एक वीडियो गेम से समझाता हूँ। हम बचपन से वीडियो गेम्स खेलते थे तो हम पहली बला मारते थे, अगली स्टेज पे दूसरी बला मारते थे, अगली स्टेज पे तीसरी बला मारते थे, अगली स्टेज पे चौथी बला मारते थे, और आखिर में जाकर हम फाइनल जो सबसे बड़ी बला है ना उसके साथ मुकाबला करते थे। तो पाकिस्तान में जो गेम चल रही है ना, इसमें जो सबसे बड़ी बला है वो एस्टेब्लिशमेंट है। और जितने भी इस गेम के प्लेयर हैं उनमें से कोई भी आखिरी स्टेज तक गया ही नहीं। मिसाल के तौर पर डिक्टेटर के एतबार की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो मौजूदा सियासतदान है, जो नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, बेनज़ीर हो गई, बाकी लोग हो गए, ये गए ही नहीं आखिरी जिन तक या आखिरी बला तक जो इस वीडियो गेम की आखिरी बला है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। कोई तीसरी स्टेज पे हार गया, कोई चौथी स्टेज पे हार गया, कोई पांचवी स्टेज पे हार गया।
तो इमरान खान ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक 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 करके सारी स्टेजेस पार की हैं और सारी बलाओं को शिकस्त दी है। चाहे वो सियासी बलाओ, चाहे वो इंतजामी बलाओ, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतों के अंदर बैठी हुई ये बड़ी खौफनाक स्टेजेस होती हैं। ये जो कानूनी बलाएं होती हैं ना, ये आखिरी स्टेजेस में जाके आती हैं। और फाइनली इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बला, यानी सबसे बड़ी बला तक पहुंचने में इमरान खान कामयाब हो गया और अब एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा है। ये वाहिद आदमी है मौजूदा पूरी सियासी क़यादत के अंदर जो इस सियासी गेम के अंदर आखिरी बला तक पहुंच गया और उसके सामने खड़ा है। अब ये आखिरी स्टेज है, इमरान खान ने पार करनी है। ये इमरान खान की कामयाबी है। इसको सिंपल करें तो ये है। बाकी सारे जो है वो कहीं ना कहीं फारग हो गए और उन्होंने नया टोकन लेके दूसरी गेम शुरू कर दी, जूते पॉलिश वाली। तो वो जूते पॉलिश वाली गेम में चले गए। इमरान खान वाहिद आदमी है जो इस गेम को एंड तक लेकर चला गया है और अब एस्टेब्लिशमेंट वाली बला सामने खड़ी है। और मजे की बात यह है कि वो जख्मी है। इमरान खान ने ठीक ठाक डैमेज कर दिया उसे। अब आपको याद होगा जब हम गेम खेलते थे ना, तो आखिरी बला जब हम गेम खेलते थे ना, तो मेरे एक दोस्त ने एक दिन एक वाकया मुझे याद है कि उसकी वो आखिरी बला पे पहुंच गया। एक बड़ी मुश्किल गेम थी। तो जिन लोगों के हाथों में अपने टोकन थे ना, उसके खत्म हो गए, तो वो अपने टोकन डालते जा रहे थे कि मार मार इसको हम देखना चाहते हैं, इसके बाद इस गेम का इख्तिताम कैसे होता है। तो लोग अपने टोकन डाल रहे थे। और अगर इमरान खान को जितवाना है तो पाकिस्तानियों को अपने टोकन डालने पड़ेंगे। इमरान खान के टोकन खत्म हो जाए इससे पहले आप सबको अपने टोकन डालने पड़ेंगे और इमरान खान साहब ने उसका बंदोबस्त कर लिया है। मैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको कर नहीं सकता था और यही मेरा कसूर है कि मैं आम आदमी को आम आदमी की ज़ुबान में बात समझाने की कोशिश करता हूं, जिसकी वजह से मेरे से बड़ी तकलीफ है सबको। एक जुमले में मैं अपनी बात कर लूं, मैं बड़ी तफसीलात मुझे बतानी है अभी। अहमद नूरानी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए जो मेरे साथ हुई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने किया मेरे साथ। ना सिर्फ अगवा करने का बल्कि और बड़ी लंबी कहानी है। तो मैं एक इंटरव्यू करूंगा, एक दो तीन इंटरव्यूज करूंगा, बल्कि उनमें सारा कुछ बताऊंगा। मैंने ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, लेकिन इतना लंबा इंटरव्यू तो नहीं होता ना। वो टुकड़ों के अंदर कभी कोई चीज़ बता दी, कभी कोई चीज़ बता दी, कभी ये बता दिया कि ये सही नहीं उठाया था, कभी ये बता दिया फलां जगह पे रखा था, कभी ये बता दिया मेरे से मांगते क्या थे, कभी ये बता दिया टॉर्चर कैसे करते थे। वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं पूरी तफसीलात के साथ, वो ठीक कह रहे हैं, उनका आइडिया अच्छा है, मैं इसके ऊपर काम करूँगा। नाज़रीन, एक कार्टून छपा है डॉन अखबार में और ये इस वक्त अक्कासी कर रहा है पाकिस्तान के हालात की। ज़रा आप ये कार्टून देखें। आप डॉन अखबार में जो कार्टून छपा पहले वो देखें, फिर उस कार्टून में पाकिस्तानियों ने एक तरमीम की है, फिर आप वो वाला कार्टून भी देखें। ये जो कार्टून छपा है इसके ऊपर एक स्टेट, रियासत का एक छत बनी हुई है, रियासत की एक इमारत बनी हुई है, उसके 4 पिलर हैं। और ये वैसे कहा भी जाता है कि रियासत अगर एक इमारत है तो उसके 4 सतून हैं, जिनमें से एक जनाब पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है और एक मीडिया है। मीडिया को सबसे आखिर में शामिल किया गया था, अब मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सोशल मीडिया भी आप कह सकते हैं। तो रियासत इन 4 सतूनों पर टिकी हुई होती है। अगर इनमें से कोई सतून गिर जाए, रियासत कमज़ोर हो जाती है, दूसरा गिरे और कमज़ोर हो जाती है, तीसरा गिरे तो ये गिरने के इसके खतरात हो जाते हैं, और चौथे सतून के बाद तो ये धड़म हो जाती है। तो इन्होंने दिखाया जी कि मीडिया का सतून भी गिर चुका है, जुडिशरी का सतून भी गिर चुका है, पार्लियामेंट का सतून जो है वो बहुत बुरी हालत में है, जगह जगह से टूटा हुआ है और गिरने के करीब है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है उसका सतून इस वक्त खड़ा है। पार्लियामेंट कहते हैं ये कौमी असम्बली, सेनेट, इनको पार्लियामेंट कहते हैं। मीडिया और जुडिशरी को आप जानते हैं, लेकिन इसके अंदर एक तरमीम की है। और रिजवान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनको हैप्पी बर्थडे, बल्कि मुझे पता चला दोस्तों से उनकी सालगिरह है, उनका जन्मदिन है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके काम में बरकत डाले और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। शहीद अरशद शरीफ के वो तालिब इल्म हैं, उनके स्टूडेंट हैं और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़े अच्छे नौजवान हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो रिजवान साहब जो है उन्होंने इसके अंदर एक तरमीम करके जो ट्वीट लगाई वो ये है कि पार्लियामेंट वाला सतून भी गिर चुका है। अब सिर्फ ये पूरी की पूरी जो इमारत है, पूरी जो रियासत है, ये एक सतून पे खड़ी है और वो सतून है एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी इंतजामिया है ना, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट होंगे, तो पुलिस होगी, ये होगा, सिर्फ बंदूक के बलबूते पे खड़ी है बस। ये रियासत अब सिर्फ बंदूक के जोर पे खड़ी है। अगर बंदूक ना हो
तो सब ठीक हो सकता है। और ये याद रखिएगा, ये जो बाकी पिलर गिरे हैं ना, ये इसी बंदूक ने गिराए हैं। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, ये जो बाकी पिलर गिरे हैं ये इसी बंदूक ने गिराए हैं। सबसे पहले जब फॉर्म 47 के ऊपर एक जाली हुकूमत बनाई गई तो पहला हमला किया गया जुडिशरी के ऊपर। पहला तो पार्लियामेंट पे हुआ ना, फॉर्म 47 पे जाली हुकूमत बनाई और पार्लियामेंट की इमारत जो है वो बंदूक के जोर पे गिर गई। जाली रिजल्ट आ गए, जाली हुकूमत बन गई, तो पार्लियामेंट वाली इमारत तो उस दिन जमीन बोस हो गई जब जाली कवानीन बन रहे थे। उसके बाद जुडिशरी की बारी आई और फिर जुडिशरी को भी तबाह कर दिया गया बंदूक के जोर पे। फिर मीडिया की बारी आई, अब मीडिया को भी तबाह कर दिया गया बंदूक के जोर पे। अब ये मुल्क सिर्फ बंदूक के जोर के ऊपर खड़ा है और बंदूक के बलबूते के ऊपर कोई भी कभी भी लंबे अरसे तक हुक्मरानी नहीं कर सका। ये दुनिया की तारीख है। हुक्मरानी जो है ना उसूलों के ऊपर होती है, कुछ मुआहदों के ऊपर होती है, कुछ पैटर्न होते हैं जिनके ऊपर चल के हुक्मरानी होती है। बंदूक के ऊपर हुक्मरानी नहीं होती। जिन्होंने करने की कोशिश की है उनकी हालतें आप जाके चेक कर लें, उनके मुल्कों की हालतें आप जाकर चेक कर लें, उनकी आवाम की हालतें आप जाकर चेक कर लें, और ये तजर्बा कभी भी लंबा होता नहीं है। बहरहाल ये डॉन अखबार में जो छपा उसकी ज़बरदस्त लोगों ने अक्कासी की है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो जुडिशरी का पिलर गिराया गया, इसमें अभी सहाफ़ी अलग एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ पंजाब में उनका बड़ा तगड़ा एहतजाज चल रहा है। लाहौर में आलिया हमजा साहिबा हों या अरकान सूबाई असम्बली हों या अहमद खान बच्चर साहब हों या बाकी लोग, वो सब मिलकर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब एहतजाज कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी भी साथ मिलकर, वकला भी साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं सहाफ़ियों के। देखिए, मैं पब्लिक से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मामला सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं है। याद रखिएगा, ये सहाफ़ी तो कुछ ना कुछ करके बचना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर में। जो इदारों में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिलीफ ले लेंगे। आम आदमी को ये जो नया काला कानून है ये कुचल के रख देगा। आपकी सुनवाई किसी अदालत में नहीं होगी, एक जाली अदालत बनाई जाएगी, एक जाली सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको उठाएंगे 24 घंटे के अंदर जेलों में डालेंगे आपको। आपकी बारी नहीं आएगी ट्रिब्यूनल के अंदर, केस आपका कई हफ्ते बाद लगेगा। जब तक आपकी बारी आएगी आपका केस ही सारे भूल गए, आपको खुद दिमाग में ही होगा मैं पकड़ा क्यों गया हूं। और जब आपकी बारी आएगी आप वहां पे जाएंगे, फिर लंबी तारीखें। लिहाजा आपको ख्वार करने का पूरा एक बंदोबस्त किया गया है। इससे ज्यादा काला और बदतरीन कानून हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। अब आज नाजरीन, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, 3 जजेस नए ले आए, दूसरी हाई कोर्ट से लेकर आए और उन्हें लाकर जो है वो अब एक नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट के अंदर जो सबसे सीनियर जज रख दिया है वो डोगर साहब को रख दिया है। यानी सरफराज डोगर साहब को सबसे सीनियर करार दे दिया गया। अब आप समझे ना कि उनको सबसे सीनियर इसलिए करार दिया गया कि उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाने का इरादा है। अब अगर आप सीनियरिटी लिस्ट देखें तो वो तब्दील हो गई है। हालांकि जजेस ने कहा था कि अगर बाहर से कोई जज आएगा और वो नया हलफ लेगा, उसको लेना पड़ेगा। जब वो नया हलफ लेगा तो वो जूनियर जज होगा, सीनियर नहीं होगा। लेकिन यहां उन्हें सबसे सीनियर कर दिया गया, चीफ जस्टिस के बाद पहले नंबर पे। फिर मोहसिन अख्तर ज्ञानी, तो मोहसिन अख्तर ज्ञानी साहब से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलते हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब जैसा एक जज लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें लाया गया और लाकर उनको सीनियर 3 जज बनाया गया। अब उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। देखिए, ये इस दफा मैं कह रहा हूं ना कि एस्टेब्लिशमेंट वाला जिन या बला वो सामने आके खड़ी है। ये हमेशा छुप के कार्रवाई डालते थे, छुप के कार्रवाई नहीं डालते, सामने आपको नजर आ रहा है सारा कुछ, सामने आकर खड़े। क्यों सामने आकर खड़े हैं? यानी ये तो ऐसे काम होते नहीं थे, अब आपको नजर आ रहा है। आप पहले से बता देते हैं अब ये होने वाला, अभी आईनी बेंच का हम पहले से बता देते कि ये होने वाला है। 26वीं आईनी तरमीम हमें पता था कैसे होगी। हमें यह भी पता था कि उस बेंच में किस किस को शामिल किया जाएगा। हमें यह भी पता था कि 3 जजेस में से ये कमेटी उठेगी तो किसको चीफ जस्टिस बनाएगी। वही हुआ। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी हम पहले से पेशन गोई ना कर सकें, क्योंकि निजाम नंगा खड़ा है, सामने नजर आ रहा है। तो जनाब, ये अब एक ऐसे जज को दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है जो आमिर फारूक साहब की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खिदमात सरंजाम दे सकें। नाजरीन, धमकी जो लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर उन्होंने एहतजाज किया तो पहले की तरह कत्लेआम किया जाएगा, क्योंकि कत्लेआम ही हुआ था ना पहले। तो जब वजीर दाखिला ये कहता है कि जी पहले वाला सलूक करेंगे या पहले से ज्यादा करेंगे, कुछ लोग कहते हैं, तो उसका मतलब यही है ना कि कत्लेआम ही होना है दोबारा। पहले भी लोग आए, निहत्ते लोग थे, एहतजाज कर रहे थे, किसी एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, किसी एक रेंजर वाले को गोली नहीं लगी, किसी एक वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के किसी बंदे को गोली नहीं लगी। सारी गोलियां जो है वो मुजाहिरीन को लगी हैं। तो वो अच्छे मुसल्ला थे कि गोलियां सारी खा के चले भी गए। और वो पश्तून थे। वो पश्तून का ऐसा तो नहीं है कि उसको हथियार चलाना नहीं आता, हर घर के अंदर हथियार है। गाड़ी का दरवाजा खोलो तो 7
पिस्टल लगा हुआ होता है दरवाजे के साथ, तो उनको वहां पे हलफ दे देकर उनके हथियार घरों में छुड़वा के उनको लाया गया था कि आपने मुसल्ला होकर नहीं जाना, ताकि कोई पंगा ना हो जाए वहां पे। तो अब जनाब मामला यह है कि ये जो कत्लेआम किया गया था उसकी दोबारा धमकियां उसी नौयत की दी जा रही है। अगर दोबारा ये कत्लेआम किया गया तो इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो तो पहले सबसे आ गया है जनाब जुनैद अकबर साहब का, और उन्होंने दो चीज़ें कही हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी और इसके लाने वालों की ये गलत फहमी है, 26 नवंबर को हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम गोलियां मारोगे, लेकिन अब की बार गोलियां खाने की तैयारी के साथ हम आएंगे। इमरान खान बस एक दफ़ा हुक्म कर दे, तुम हमें किसी सूरत नहीं रोक सकोगे, जुनैद अकबर साहब ने बताया। जुनैद अकबर ने कहा कि वज़ीर दाखिला को अपनी बातों पर शर्म आनी चाहिए, इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मोहसिन नकवी को खबरदार किया कि इस बार हम तैयारी के साथ निकलेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोलियां चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला और उन्हें लाने वाले इस गलतफहमी में ना रहे कि उनके हथकंडों से हम डर जाएंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया तो उन्हें और आवाम को मायूस नहीं करेंगे। अब ये पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल भी किया गया काफ़ी ज़्यादा, जब पहली दफ़ा उधर को गए खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की तरफ। लेकिन एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोट की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ अहकामात जारी किए थे और ये खबर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि ज़रा खुल कर आप बोलें और सबके सामने आप ये बात करें कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग दे और उसे बताएं कि किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारकुनों को हरासा किया गया तो फिर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अली अमीन गंडापुर ये भी बताएं कि ये आईजी हमारी मर्जी से नहीं लाया गया, हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। इमरान खान साहब के वाज़े अहकामात के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से खामोशी है। हो सकता है कि वो बैकडोर चैनल में कहीं पर ये बात कर रहे हों, पब्लिकली तो वो अभी तक खामोशी है। लेकिन जुनैद अकबर ने, जो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को हुक्म दिया था, वो जुनैद अकबर साहब ने कहना शुरू कर दिया। अब जुनैद अकबर ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को वाज़े वार्निंग दी है कि मैं बातों वाला नहीं हूं, अमल करने वाला बंदा हूं। सुन लो, अगर मेरे खैबर पख्तूनख्वा के किसी कारकुन को हिरासत में लिया तो अव्वल हम हर इस थाने के बाहर धरना देंगे, अगर बात ना बनी तो खैबर पख्तूनख्वा को कॉल दूंगा और आईजी खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे दफ्तर के बाहर धरना होगा। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक खामोश हैं, उन्हें इसके ऊपर स्टेटमेंट देना था और इमरान खान साहब ने उन्हें यह हुक्म दिया था कि आप ये स्टेटमेंट दे दें। नादरीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताऊं, उनके ऊपर क्यों बार बार छापे पड़ते हैं। अभी दोबारा उनके मदरसे के ऊपर रेड किया गया, इससे पहले भी उनके मदरसे के ऊपर रेड किया गया। कभी उनके घर के ऊपर अटैक करते हैं, कभी उनके स्टाफ को उठा लेते हैं। तो जो बेसिक रीज़न है ना वो दो हैं। देखिए, एक तो साहबजादा हामिद रज़ा को ज़्यादा लगी लिपटी कर नहीं रहे, इमरान खान साहब के पास भी जाते हैं मिलने के लिए, कमेटी के अंदर भी बड़े मुतहर्रिक थे, मीडिया को भी आगाह करते थे। लेकिन जो असल वजह है ना, वो असल वजह ये है कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक हैं वो, और यहाँ पर उन्होंने ये मामला उठाया था और ये मामला उस कमेटी के अंदर इस वक्त पेंडिंग है। यहाँ पे कुछ इख्तियारात हैं उनके पास चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन है साहबजादा हामिद रज़ा, तो वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनको यहाँ ब्लैकमेल किया जा रहा है। रियासती ताकत से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये वाला काम आप ना करें, और वहाँ पर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में ये छापे वापे पड़ते हैं। ये इसको दो एंगल से आपने देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि साहबजादा हामिद रज़ा को बिला वजह टारगेट कर रहे हैं, और लोग भी हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे। यहां पे जो एक्टिविटी की है ना, मैंने आपको रिपोर्ट की थी, साहबजादा हामिद रज़ा ने जो एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी की वजह से साहबजादा हामिद रज़ा जो है उनके खिलाफ जो है वो एक एक्शन जारी है। कभी उनके ऊपर छापा मारा जाता है, कभी उन्हें परेशान किया जाता है, कभी उनको धमकाया जाता है, कभी उनके लोग उठाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। नाज़रीन, वकला की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया इस्लामाबाद में। क्या वकला एक तहरीक बना सकेंगे? ये सवाल ही है, इसका जवाब हमारे में से किसी के पास नहीं है। लेकिन जो वकला की जानिब से रिएक्शन है वो ये है, वो ये कह रहे हैं 3 जजेस को जो लाया गया ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके खिलाफ अब कल मंडे वाला दिन है, तो पीर वाले दिन से उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के बाइकआउट का उन्होंने ऐलान कर दिया। और हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल दोनों की जानिब से मुश्तरका एलामिया आया है और उसमें ये कहा गया कि इस्लामाबाद में अदालतों के बाइकआउट और वकला कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान किया गया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब जो वकला रहनुमा उन्होंने कहा कि हम ये तैनातियाँ मुस्तरद करते हैं, ये जज जहाँ से आए हैं
हम इन्हें वहीं वापस भेजेंगे। ये बदनीयती के साथ इन जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ है। मुल्क भर की बार कौंसिल से मुतालबा करते हैं कि अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करें और जो हमारे वकला कन्वेंशन हो रहे हैं उनमें शिरकत के लिए निकल पड़ें। ये हंगामी तौर पे वकला ये कर रहे हैं। रोला तो काफ़ी डाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ उसमें हमने एक चीज़ देखी कि एस्टेब्लिशमेंट ने वकला तहरीक शुरू नहीं होने दी। उन्होंने वकला तहरीक के ऊपर अभी तक तो कंट्रोल रखा है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट इसे कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। एक नादरीन आखिरी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान की सूरत हाल को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया अपने ट्वीट में किस्मत खान साहब ने कि एक जानिब जो उसातिज़ा हैं या रिसर्चर्स हैं उनके लिए 25% टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। IMF का दबाव है ना, कभी किसानों पे टैक्स, कभी ये कभी वो, सारी सब्सिडीज खत्म, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। और रिसर्चर के एहतजाज के बाद इस टैक्स छूट की जो है वो बहाली के लिए कहते हैं हम IMF के पास जाएंगे, IMF इजाज़त देगा तो हम करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत ने जो टैक्स इकट्ठा किया है वो भी 470 अरब कम है जो हदफ हुकूमत का था, उससे तकरीबन जो है वो $2 अरब कम है। ये बहुत बड़ा खसारा है कि अपने हदफ तक हुकूमत नहीं पहुंच पा रही। और एक खबर यह है कि MNAs और सेनेटर की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा कर दिया गया। इसमें किसी ने IMF से किसी किस्म की परमिशन नहीं मांगी। यह है वो वजह। इनकी तरजीहात आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये अवाम के बारे में सोचते ही नहीं है, पाकिस्तान के बारे में ऐसा लगता है सोचते ही नहीं है, और एक दूसरे पे डालते हैं पाकिस्तान। वज़ीर आज़म सुबह सोकर उठता है, वो आर्मी चीफ की तारीफ करके सारा पाकिस्तान आर्मी चीफ के बोटों पे फेंक देता है। वो आर्मी चीफ जो है वो ये थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं गवर्नेंस के मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, DG SPR आके जनाब पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये पाकिस्तान को फुटबॉल नहीं है कि आप एक दूसरे की तरफ फेंकते रहेंगे। ये मुल्क उस तरीके से चलेगा जो एक तरीका कार होता है मुल्क चलाने का, एक मरवजा तरीका कार होता है, जहां पे इलेक्शन होते हैं, जहां पे लोग मैंडेट लेते हैं, जहां पे सिस्टम चलता है, उसके बगैर नहीं चलेगा। आप जो मर्जी करके देख लें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।